हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा ये हमने एसएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी इस वीडियो में लिया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। और ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनको हम कवर करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्ष्यों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन के कारण यह अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ है। तो देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था, इसका जो सिद्धांत दिया था वो ह्यूगो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर में चोट चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो जब शरीर में चोट लग जाती है तो मरम्मत के लिए किस सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल समसूत्री विभाजन का उपयोग किया जाता है। केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग सेल डिवीजन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि जैसे स्पर्म है, स्पर्म और एग। स्पर्म मेल में तो देखिए स्पर्म होता है और फीमेल में एग होता है। तो इनमें केवल क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि जो केवल समसूत्री विभाजन होता है वो पूरे बॉडी के पूरे पार्ट में होता है। यानी कि केवल न्यूरॉन, हमारे सेल ऐसे है जो कि न्यूरॉन है, न्यूरॉन में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन न्यूरॉन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में वह नहीं पाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पशु कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। और राइबोसोम को इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। यह प्रोटीन की क्या है, इसको फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहला कथन ये हो गया हमारा। तो देखिए दूसरा बोला गया है, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली क्या होती है, बर्फ कम हो जाएगी। तीसरा दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर कम हो सकता है। अगला दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, बर्फ के जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, और जब बर्फ के ग्लेशियर पिघलेंगे तो बर्फ क्या होगी, कम होगी। और वो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो वो पिघला हुआ पानी जो होगा वो समुद्र में आएगा। इससे इसका जल स्तर कम नहीं होगा, बल्कि जल का समुद्र का जो जल स्तर होगा वो क्या होगा, बढ़ रहा होगा, यानी कि बढ़ेगा वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को यह प्रदूषित करता है, यानी कि संदर्भित करता है कि वाहनों से होने वाले इसीलिए देखिए आपने गाड़ी में भी देखा होगा, गाड़ी क्या होती है, BS4 स्टेज में आती है। इसके अलावा 12 BS6 स्टेज में गाड़ी आती है। यानी कि जितना ज़्यादा BS का मानक होगा, प्रदूषण क्या होगा गाड़ी से उतना ही कम होगा। तो देखिए BS4 की तुलना में क्या होगा, BS6 जो होगी ये कम प्रदूषण फैलाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेट की जो ग्रंथियों से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। इसको हम लोग HCl के नाम से भी जानते हैं, HCl के नाम से भी जाता है। और इसका जो pH मान होता है वो लगभग 1 से लेकर के 3 होता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। इसका pH मान बहुत ज़्यादा होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ये क्या, जितने भी बैक्टीरिया मान लो हमारे खाने के साथ मुंह में जाते हैं या और कुछ पैथोजन जाते हैं तो उनको मारने का काम HCl करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 7 दिया गया है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका है।
कोशिका से मिलकर के देखिए ऊतक का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के क्या होंगे, तंत्र का निर्माण करेंगे, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और बहुत सारे तंत्र मिल करके क्या करेंगे, वो शरीर का निर्माण कर देंगे, पूरे शरीर का निर्माण कर देंगे बहुत सारे तंत्र मिलकर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। जब दूध खट्टा होगा तो वो किसका उत्पादन करेगा, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा जब दूध खट्टा होगा। और दूध जमाने के लिए जो इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है वो, उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस के नाम से जाते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। साल्मोनेला है, या इकोलाई है, स्यूडोमोनास, राइजोबियम। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्सिंग करता है, और ये दालों की जड़ों में रहता है, यानी कि जितने भी ये दालों वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोनास सॉल के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। और पोलियो को भारत को देखिए 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। किसी भी देश को मुक्त घोषित कब किया जाता है, जब 3 साल तक कोई नया मामला सामने ना आए तो उसको क्या कहा जाता है, मुक्त देश घोषित कर दिया जाता है। तो भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है यहाँ पर, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, यानी कि किसके द्वारा जीका वायरस फैलता है, चूहा है, मच्छर है, झींगुर या फिर खरगोश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है, और यह एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी एडीज एजिप्टी मादा मच्छर के द्वारा ये फैलता है, मादा के द्वारा ये फैलता है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है 12, क्वेश्चन में बोला गया है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी अल्बर्ट सोबिन के द्वारा। जो पोलियो वैक्सीन की खोज देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन खोज अल्बर्ट सोबिन ने की थी, जबकि जो वैसी उसकी खोज की गई थी वो जोनास सॉल के द्वारा की गई थी। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है देखिए, बोला गया है यहाँ पर, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से तकनीक का प्रयोग करता है। किस तकनीक का प्रयोग करता है जब वो अपराधी की पहचान करता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक का प्रयोग करता है फॉरेंसिक विभाग जब अपराधी को उसको पहचानना होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया गया यहाँ पर, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिप्थीरिया बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों बीमारियां दी गई है ये क्या है, दिल से संबंधित है। जैसे एन्यूरिज्म, ये भी दिल से संबंधित है। कार्डियो, जहाँ पर देखिए कार्डियो मिला हुआ दिखाई दे जाए वो तो समझो दिल से संबंधित होगा, तो देखिए इसमें भी कार्डियल लिखा हुआ आ रहा है, तो ये भी क्या है, माइकोकार्डियल, ये भी रक्तचाप, ये भी दिल से संबंधित बीमारी है, यानी कि ये तीनों की तीनों दिल से संबंधित बीमारी है, जबकि डिप्थीरिया एक अलग बीमारी है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 15 में एक जीवाणु संबंधी रोग है। जीवाणु से संबंधित रोग के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जीवाणु से संबंधित रोग है। तो देखिए पोलियो तो वायरस से होता है, ये तो वायरस से होने वाला रोग है। इसके अलावा दांत कवक से होता है, नहीं फंगस से होता है, ये कवक से होने वाला रोग है, ये कवक से होने वाला। उपदंश, उपदंश क्या है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, क्योंकि इसको हम लोग सिफिलिस के नाम से भी जानते हैं। सिफिलिस यानी कि ये जो उपदंश लिखा हुआ है इसको सिफिलिस के नाम से भी जाना जाता है। और सिफिलिस क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, परागण डैश है। परागण क्या है, परागण के बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये क्या है, स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार करना है, या फिर पौधों में पराग का उत्पादन करना है, या फिर परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये परागण किसको बोलेंगे हम, ये क्या होगा, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का जाना होता है। यानी कि मान लीजिए ये कोई, यहाँ पर देखिए मेल होता है एक पार्ट होता है फीमेल, तो देखिए फीमेल पार्ट कुछ इस प्रकार का होता है, और मेल पार्ट यहाँ पर पुंकेसर कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर परागकोश है, इसको यहाँ परागकोश से यहाँ पर स्टिग्मा में जाने को ही हम क्या कहते हैं, परागण बोला जाता है, इसको ही परागण बोला जाता है। और परागण कई तरीके से हो सकता है, ये क्या होता है,
कीटों के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या बोला जाता है। जब पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। जब पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है तो उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन देखिए स्टोमेटा के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है इसका ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा के द्वारा ये लगभग 80% का वाष्पीकरण होता है। 80% का वाष्पीकरण इसके द्वारा होता है, 80 से 90% का इसके द्वारा होता है वाष्पीकरण। तो देखिए जो जो भी पानी का वाष्पीकरण होगा पत्तियों से उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक अभिकथन दिया गया है और एक उसका कारण दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है अभिकथन में, यहाँ पर आप यहाँ से पढ़िए, इसको बोला गया कि पत्तियों का रंग हरा है, पत्तियों का रंग हरा है। इसका कारण हमें आर दिया है, यानी कि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। तो हमने बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए और आर दोनों सत्य है, और कहा गया है कि आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला तो ये दिया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा बोला गया कि ए सच है लेकिन आर गलत है। डी बोला गया कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर पत्तियों में हरा रंग होता है, ये हमें पता है। दूसरी बात क्या, क्लोरोफिल की वजह से ही हरा रंग होता है। तो देखिए ए भी सही है और आर भी सही है, और आर क्या करता है, ए की सही व्याख्या भी कर रहा है कि जो हरा रंग होगा वो क्लोरोफिल के कारण होगा। क्वेश्चन देखिए 19 में बोला गया है कि जियोट्रॉपिज्म क्या है। जियोट्रॉपिज्म क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है। इसके बाद देखिए सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ऑप्शन सी दिया गया है कि पौधों तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ऑप्शन डी दिया गया है जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत मान लो छोटी हड्डी पूछ ली या बड़ी हड्डी पूछ ली, इससे इसके अलावा भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन को ही कवर करना है, यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन को हमने कर लिया लेकिन पूछा जा रहा है थोड़ा अच्छे लेवल के, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आसान है वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के वो हर किसी से नहीं होते हैं। तो आप अलग क्या करेंगे ये डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि को ही हम लोग जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रवी यानी पौधे पौधे पैरासिटिक का एक प्लांट का उदाहरण है। कुल मिलाकर हमसे पूछा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में से एक परजीवी पौधा है, परजीवी का उदाहरण हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमरबेल हो जाएगा, यानी कि परजीवी मतलब ये दूसरों के ऊपर डिपेंड है, दूसरे पौधों से ये पोषण प्राप्त करता है। जो दूसरों से पोषण प्राप्त करता है उसको ही हम लोग परजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21 दिया गया है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है। तो देखिए हमें बताना है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। दूसरा वनों की कटाई से, ये भी सही है, वनों की कटाई होने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो रहा है। तीसरा दिया गया है वाहनों की संख्या में वृद्धि, बिल्कुल वाहनों से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से, तो देखिए सौर हीटर के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 ये तीनों ही इसके कारण है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन तीनों ही कारणों से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 दिया गया है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। संचालित मतलब किसके द्वारा नियंत्रित होता है। पृथ्वी का जो जल चक्र होता है, मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ पर देखिए सूर्य के द्वारा संचालित होता है। यहाँ से सूर्य क्या होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा, फिर क्या होगा, बादल बनेंगे, बादल से फिर वर्षा होगी, ये नदियों में पानी जाएगा, नदियों से फिर ये वापस से समुद्र में आ जाएगा। कुल मिलाकर ये जो पूरा चक्र बनता है ये सूर्य के कारण ही बनता है, सूर्य के द्वारा ही पृथ्वी का जल चक्र नियंत्रित होता है, यानी कि संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 23 दिया गया है कि पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है और इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। जो पौधों में रोग के अध्ययन होता है उसकी जांच के लिए हम लोग उसको फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। फाइटोपैथोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पर निषेचन से ही क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये सबको पता होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और कान में, एक कान में 3 हड्डियां होती है, तो दूसरे कान में भी 3, तो दोनों कानों में मिलाकर कुल 6 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 26 दिया गया, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है। 2 हड्डियों को जोड़ने वाला कौन होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर के लिगामेंट के द्वारा। देखिए बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है इसको, तो लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट। जबकि बोन टू मसल, अगर हम बोन टू मसल की बात करें तो बोन टू मसल को कौन जोड़ता है, इसको टेंडन जोड़ता है, इसको टेंडन जोड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि लिगामेंट, बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मानव हड्डी के 3 इसमें से ऐसे हैं जो मानव हड्डी के जोड़ के उदाहरण है, लेकिन एक अलग है। वो अलग कौन सा है जो मानव हड्डी के जोड़ का उदाहरण नहीं है। तो देखिए बॉल और सॉकेट का उदाहरण भी है, ये ग्लाइडिंग भी है और सैडल भी है। तीनों क्या है, मानव शरीर में जोड़ पाए जाते हैं, लेकिन जो मैक्रो है ये मानव शरीर में हड्डी का जोड़ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। देखिए रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा ये सूखड़ी है और ये रूसी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर गंटमाला होगा। इसको घेंगा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो घेंगा के नाम से भी जानते हैं। घेंगा रोग क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने % होती है। नमक की मात्रा हमारे शरीर में जो पाई जाती है वो 2% पाई जाती है, 2%। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शरीर में 2% नमक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए मानवीय यकृत। मानवीय यकृत क्या है। तो मानवीय यकृत क्या है, एक ग्रंथि है। मानवीय यकृत एक ग्रंथि है और यह है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर ही है, यानी कि यकृत ही है। और यकृत में रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन पावर मतलब अगर यकृत को हम काट भी दे तो काटने के बाद क्या होगा, यकृत अपने आप को फिर से पूरा कर लेगा। तो ये क्या होगी, इसमें रीजनरेशन पावर होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राइनोस्कोप डैश डैश की जांच करने का प्रयोग का एक उपकरण है। तो राइनो, देखिए राइनो का मतलब होता है नाक, राइनो का मतलब ही होता है नाक, और स्कोप जांच करने का मतलब, तो राइनो का मतलब नाक होता है। तो ऑप्शन ए ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि राइनोस्कोप का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो नाक की जांच करने के लिए किया जाएगा। राइनोस्कोप, राइनो का मतलब नाक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो देखिए हृदय ब्लड ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, वैसे ही फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को करता है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कितनी टेस्ट कलिकाएं पाई जाती है हमारे जीव में। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2000 से लेकर 8000 तक हमारे शरीर में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जो हमारी जीभ है वो 2000 से 8000 तक की चीज़ों का अलग अलग टेस्ट बता सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि मानव शरीर का वजन कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का वजन कितना होता है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि देखिए शरीर के कुल वजन का जो मस्तिष्क होता है वो 2% ही होता है। और वजन में अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, यानी कि 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये डिपेंड करता है कि अलग अलग, यानी कि लगभग इसी के बीच में होता है, इसी के अराउंड में ये होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या करता है, ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र, यानी कि ये इसको नियंत्रित करता है। और ये पूरे मस्तिष्क का 80% भाग है, यानी कि सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। पूरे ब्रेन का 80% भाग होता है ये सेरिब्रम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 दिया गया है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित
की जांच करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए होगा एंड्रोलॉजी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी, जो विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों की संबंधित वो है एंड्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है 37, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। तो देखिए कहाँ पर पाई जाती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मान देखिए ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही क्या होती है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। इसको हाइपोथैलेमस बोला जाता है। ये क्या होती है, मास्टर मास्टर ऑफ मास्टर इसका नाम, यानी कि देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन ये क्या करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। तो इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है। तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है, ये ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 दिया गया यहाँ पर, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। जो हमारा कंठ होता है उसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स इसको बोला जाता है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है उसको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 दिया गया है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों में निकाल कर पिलाया जाता है, जिसे कोल्स्ट्रम कहते हैं। कोल्स्ट्रम प्रदान करता है। तो देखिए कोल्स्ट्रम क्या प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को वह प्रदान करता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो मानव का बेबी होता है उसको शुरू में माँ का दूध ही दिया जाता है, जिससे कि वो बच्चा क्या होगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति उसमें आ जाए और वो रोगों से लड़ सके। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति उसको मिलती है उससे। तो देखिए ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट किस बीमारी के उपचार से संबंधित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, तो ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होगा, कैंसर विशेषज्ञ। ऑन्कोलॉजी में क्या करेगा, हम कैंसर का अध्ययन करेगा। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कैंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। जो भी भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे ज़्यादा हमें जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी कि कार्ब से मिलती है। अगर हम इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमें, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 70% ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो 4.2 किलो कैलोरी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। सबसे ज़्यादा जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और वो भी फैट से यानी कि वसा से मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा के 1 ग्राम अणु से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम दैनिक की बात करें तो 70% ऊर्जा हमें यहाँ से ही प्राप्त होती है, जैसे गेहूँ चावल, इसके अलावा और जो चीज़ें पाई जाती है उनसे हमें ये मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 दिया है कि मानव में अमोनिया जो जहरीला है वो यूरिया में कौन बदल देता है। तो देखिए लीवर इसको बदल देता है। लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये यूरिया क्या होता है, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसको अभ्युर्ध विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अभ्युर्ध का मतलब ही होता है क्या, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट इसको बोला जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट। अभी हमने पीछे देखा था, तो इसका मतलब होता है ऑन्कोलॉजिस्ट। अभ्युर्ध विशेषज्ञ का मतलब होता है ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हिंदी में भी इसको आप याद रख लीजिए। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ही हमने इस वीडियो में लिए हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। हम पल्स दर की जांच क्यों करते हैं, तो मानव शरीर की जो पल्स की जांच की जाती है वो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। यानी कि हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है, हार्ट क्या करता है, पंप करने का काम करता है, और पल्स क्या करते हैं, पल्स चेक करके हमें ये पता अंदाजा लग जाता है कि दिल की फंक्शनिंग कैसे काम कर रही है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 दिया गया यहाँ पर, सफ़ेद दांत का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवाई के द्वारा किया जाता है। तो किस हर्बल दवाई के द्वारा इसका इलाज किया जाता है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ल्यूकोसिन। इस दवाई का नाम हमसे पूछा गया था कि ल्यूकोसिन दवाई के द्वारा ही सफ़ेद दांत का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है। प्रोस्टेट क्या है, संयोजी ऊतक है, झिल्ली है, मांसपेशी या फिर ग्रंथि है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोस्टेट मानव शरीर में एक ग्रंथि है, और यह ग्रंथि सिर्फ पुरुष में ही पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि सिर्फ पुरुष में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि मनुष्य में ताप नियंत्रण को
गैस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो तापमान होता है वो मनुष्य में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा ही तापमान को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कौन सा ऐसा है जिससे हमें कैल्शियम नहीं मिलता है? तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गाजर से हमें कैल्शियम नहीं मिलता है, इससे हमें सबसे विटामिन ए प्राप्त होता है। गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। जबकि पनीर की बात करें हम, पनीर देखिए, पनीर, अंजीर और कोलाड ग्रीन्स, इनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी कि कैल्शियम हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा तो ये पथरी का कारण बनेगा। इससे क्या होगा? शरीर में पथरी हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा इसमें पालक में पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है ये। तो जो इनका सेवन करते हैं पथरी के मरीज, वो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट पालक और टमाटर आदि इनमें पाया जाता है। तो ये इसकी मात्रा ज़्यादा होने पर पथरी बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? बिनौला है, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल या फिर सूरजमुखी का तेल। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कॉड लिवर तेल यानी कि मछली का तेल है, इसके अंदर विटामिन डी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। एस डी यादव की बुक से हम मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।